पापा बस हम लोग निकल ही रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज़ घर का ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है, सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने पवन जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपने कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की से बाहर यूं ही ताकते रहे, उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहाँ रखे हुए खाने को खोलकर देखा तो कैसरोल में 5 रोटियाँ, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है, रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद पवन जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ नहीं बोलते, पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था, महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीने से घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं, एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है, किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठ कर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब पवन जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त निर्मल जी बोल रहे थे, और पवन कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे निर्मल, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। भाई ये पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम बनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब यह कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार। पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले मानसूर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता नहीं। आखिर तेरे बेटे को फ़ोन लगाया तब तेरे बेटे ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं, अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गए। सुनकर पवन जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुके हैं, मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचा ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल, अरे ये क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक निर्मल जी की आवाज़ से पवन जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार ज़रूर जाऊँगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूँगा। चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाथों की, वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो भी हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना, कहकर निर्मल जी ने फ़ोन रख दिया। निर्मल जी के फ़ोन रखते ही पवन जी ने अपना फ़ोन चेक किया। पवन जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे।
उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊँटी घूमने गए थे। देखकर पवन जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पहुंचकर सबसे पहले पवन जी ने अपने सारे दोस्तों को अनलॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल छाप की कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ में आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक पवन जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहू चाय पी रहे थे तो पवन जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। पवन जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो? बड़ी बहू, तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कहकर पवन जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।